हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर। आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो 5th नंबर सब्जेक्ट है यानी कि 5वां सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन शिक्षण टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़, इसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। ये आपकी क्लास नंबर 3 रहेगी, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। यानी कि ये पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जो हैं ये किस तरीके से हमारे भारतीय इतिहास को जानने में हमारी हेल्प करते हैं, एज अ सोर्स ये किस तरीके से हेल्प करते हैं उसकी बात करेंगे। देखिए, बाकी जैसे वैदिक साहित्य हो गए, इनको हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं। बौद्ध साहित्य जो आपकी 2 बजे क्लास हुई उसमें हमने बौद्ध साहित्य को समझा, एंड उसके बाद फिर जो विदेशियों के यात्रा वृतांत थे, विवरण थे, जिनके माध्यम से हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है, इसको भी हमने समझा। अब आज का हमारा ये टॉपिक है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। डियर फ्रेंड, आपको बताते चले, देखिए प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए, अगर हम प्राचीन भारत का अध्ययन करना चाहते हैं, उसको स्टडी करना चाहते हैं, उसके लिए जो हमारे ये पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हैं इनका विशेष महत्व है। ये कालक्रम का सही ज्ञान प्रदान करने वाले साक्ष्य, यानी कि सही सीक्वेंस में हमको ये नॉलेज देते हैं। ओके, पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत मुख्यतः जैसे जो अभिलेख हो गए, सिक्के हैं, स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला, ये सभी चीजें आपकी पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के अंतर्गत आती हैं। ये सभी पुरातात्विक साक्ष्य कहलाती हैं। ठीक है, इतिहास निर्माण में सहायक पुरातत्व सामग्री में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। अभिलेख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और ये जो अभिलेख होते हैं अधिकांशतः स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्रों, मुद्राओं, पात्रों, मूर्तियों, गुहाओं आदि में खुदे हुए मिलते हैं। अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख जो है जिनको जैसे जो स्तंभ हुआ करते थे, खंबे, उनमें उनको खुदवा दिया जाता था। जो शिलाएं, जो बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे, उनमें उनको उकेरा जाता था। ठीक है, ताम्रपत्र होते थे, उनमें लिख दिया जाता था। मुद्राएं होती थी, मूर्तियों में उसको उकेर दिया जाता था। इनमें खुदे हुए अभिलेख मिलते हैं, तो इनके माध्यम से हमें उस समय की जानकारी मिलती है। ठीक है, यद्यपि प्राचीनतम अभिलेख मध्य एशिया के बोगज कोई नाम स्थान से करीब 1400 ईसा पूर्व में पाए गए, जिनमें वैदिक देवताओं जैसे इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य आदि का उल्लेख मिलता है। कहाँ से मिलता है? ये जो अभिलेख हैं यानी कि मध्य एशिया के बोगज कोई नाम स्थान है, जहाँ से करीब लगभग 1400 ईसा पूर्व में ये पाए गए थे, और जिनमें जो वैदिक देवी देवता हैं जैसे इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, इनका उल्लेख यहाँ पे देखने को मिलता है। अब जैसे अभिलेख की अगर बात करें तो अभिलेख या शिलालेख और मुद्रा, स्मारक, ये तीनों क्या हैं? पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हैं। इसमें सबसे पहले हम अभिलेखों को समझेंगे। अभिलेख या फिर शिलालेख भी इनको कहते हैं, रिकॉर्ड्स या फिर इंस्क्रिप्शन। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पठन सामग्री को कहते हैं। आई बात समझ में? अभिलेख क्या है? कोई बड़े पत्थर हो गए, खंभे हो गए, मूर्तियां हो गई, उनमें जो है उत्कीर्ण किया जाता था, जो उकेरा जाता था, जो उस समय की भाषा में लिख दिया जाता था। ठीक है, क्योंकि कागज कलम नहीं था तो उसको उकेरा जाता था। तो वो जो लिखी हुई सामग्री हमें उन बड़े बड़े पत्थरों से, धातुओं से, मूर्तियों से, खंभों से जो प्राप्त होता है लिखा हुआ, वो अभिलेख कहलाता है, वो शिलालेख कहलाता है। शिला का मतलब होता है पत्थर, पत्थर पर लिखा हुआ शिलालेख कहलाता है। प्राचीन काल से इसका उपयोग हो रहा है, कंटिन्यू। ठीक है, शासन अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे, यानी कि उस समय जो राजा हुआ करते थे, यदि उन्हें कोई भी जानकारी देनी है या उनको कोई नया नियम लागू करना है, तो ऐसे बड़े बड़े पत्थरों पर उनको उकेरा जाता था, जो उनको लिखवा देते थे, उत्कीर्ण करवा देते थे कि हमारा आज से ये नियम लागू है, ये हमारा आदेश है, ऐसा होना चाहिए, तो उसको उत्कीर्ण कर दिया जाता था, जिससे लोग उन्हें देख सकें और पढ़ सकें कि राजा ने क्या नया नियम लागू किया है, क्या हमारे लिए आदेश है, और फिर उसका पालन भी वो करते थे। आधुनिक युग में भी इसका उपयोग हो रहा है। अभिलेखों का अध्ययन
पुरालेख शास्त्र कहलाता है। ये जो अभिलेख हैं इनका जो अध्ययन किया जाता है उसको पुरालेख शास्त्र कहते हैं। ध्यान रखिएगा, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। किसी विशेष महत्व अथवा प्रयोजन के लेख को अभिलेख कहा जाता है, यानी कि किसी विशेष महत्व के लिए या किसी उद्देश्य को लेकर के जो लेख लिखे जाते थे पत्रों पर, किसी उद्देश्य को लेकर के उसे अभिलेख कहा जाता था। ओके, बात हो गई क्लियर। क्योंकि भाई अगर राजा कोई आदेश देगा तो उसके पीछे कोई उद्देश्य होगा, ठीक है, कोई नियम बनाएगा उसके पीछे कोई उद्देश्य होगा, तो वो अभिलेख कहलाए। अभिलेख के अलग अलग प्रकार होते हैं। अगर अभिलेख के प्रकार की बात करें तो 2 प्रकार के। एक तो वो अभिलेख जो अशोक के पहले के हैं, एक तो वो अभिलेख जो अशोक के अभिलेख हैं और दूसरे वो अभिलेख है जो अशोक के पश्चात के अभिलेख हैं। ठीक है, अब जो अशोक के अभिलेख हैं इनको समझते हैं। इतनी सरल भाषा में, इतने कम शब्दों में कॉन्सेप्ट को आप न किसी कॉपी किताब में समझ पाएंगे, न क्वेश्चन बैंक में समझ पाएंगे, कहीं भी आपको समझ में नहीं आएगा। इस प्रकार का कंटेंट पढ़ने के लिए आपको हमें संपर्क करना होगा। उसके लिए आप हमें 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके आप नोट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। आपके 8 सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स आप तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ फीस पे करनी होती है, कंटेंट पेड होता है। चलिए बात करते हैं अशोक के अभिलेख और अशोक के पश्चात जो अभिलेख थे वहां से हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है। देखिए, सबसे पहले आते हैं हमारे अशोक के अभिलेख। मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात युद्ध न करने की घोषणा की। जो मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक थे उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने घोषणा की युद्ध न करने की, कि हम युद्ध नहीं करेंगे और अपने संपूर्ण साम्राज्य में शांति एवं समन्वय एवं खुशहाली के लिए कई अभिलेख एवं शिलालेख भी उन्होंने लिखवाए थे। ये जो अभिलेख थे वो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में लिखवाए गए थे। जो अशोक ने जब उन्होंने ऐसी घोषणा की कि अब हम कोई भी युद्ध नहीं लड़ेंगे, तो उन्होंने वो चाहते थे कि हमारे इस साम्राज्य में शांति हो, सब एक दूसरे से भ्रातृत्व भाईचारा के साथ रहें और खुशहाली हो हमारे साम्राज्य में। तो उसने लिए कई अभिलेख लिखवाए। वो अभिलेख हमारे ब्राह्मी खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे। इनसे अशोक के व्यक्तित्व एवं उस समय की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जो दशा थी, उस समय समाज किस तरीके का था, यानी कि आर्थिक कंडीशन किस तरीके की थी, धर्म किस प्रकार का था, लोग किन किन भगवानों को मानते थे, क्या पूजा किस तरीके से पूजा करते थे, ये सब चीजें है ना, राजनीति किस तरीके की होती थी, इन दशाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। अशोक का यह स्तंभ लेख मात्र उत्तर भारत से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? उत्तर भारत से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके बाद बात आती है अशोक के पश्चात जो अभिलेख हैं उनकी बात करते हैं। अशोक के पश्चात जो अभिलेख प्राप्त होते हैं वे मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं। एक तो राजकीय है, दूसरे गैर राजकीय। राजकीय अभिलेखों में प्रशस्तियां एवं भूदान से संबंधित अभिलेख हैं। गैर राजकीय अभिलेखों में क्या है? गैर राजकीय अभिलेखों में तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त होती है। ओके, यदि प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक गैर राजकीय अभिलेखों का वर्गीकरण किया जाए तो उनके कई सारे प्रकार भी हो जाएंगे, तो हमें उतना डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ इतना समझेंगे। अब इसके बाद बात आती है मुद्रा की, यानी कि मुद्रा से हमें जो मुद्राएं उस समय प्रचलित थी उनके माध्यम से किस तरीके से जो प्राचीन भारतीय इतिहास था उसकी जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। जो उस समय सिक्के प्रचलन में थे उनका अध्ययन किया जाता था कि उस पर क्या लिखा गया है, किसकी मूर्ति बनाई गई है। ठीक है, तो उनके अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। प्राचीनतम सिक्के सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सीसा और पोटीन के मिलते हैं। ओके, इन सब चीज़ों के सिक्के बने होते थे और पकाई मिट्टी के बने सिक्कों के सांचे जो हैं वो बहुत पुराने हैं। इनमें से अधिकांश कुषाण काल के भी हैं। प्राचीन भारतीय सिक्कों पर अनेक चिन्ह उत्कीर्ण थे, बहुत सारे चिन्ह उस पर गुदे होते थे, उन्हें पंचमार्क कहा गया। ध्यान दीजिए, पॉइंट टू बी नोटेड। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्राचीन भारतीय सिक्कों पर जो उत्कीर्ण चिन्हों को क्या कहा जाता था? पंचमार्क कहा गया। सर्वप्रथम
हिंद यवनों यूनानियों ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। किसने? सर्वप्रथम हिंद यवनों यूनानियों ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। इन्होंने सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य भी आरंभ किया था। ठीक है। और मुद्राओं का वर्गीकरण हम निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। जैसे अच्छा, एक बात और आपको बता दें, सबसे अधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने और सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्तों ने जारी की थी। अगर शुद्ध स्वर्ण की बात की जाए तो ये जो सबसे अधिक शुद्ध सोने की जो मुद्राएं थी वो कुषाणों ने जारी की थी और सबसे अधिक सोने की मुद्राएं गुप्तों ने जारी की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन मुद्राओं की अगर बात करें तो प्राचीन काल की मुद्राओं में प्रायः चित्र अथवा चिन्ह होते हैं। जो प्राचीन काल की मुद्राएं उनमें चित्र और चिन्ह होते हैं। इन मुद्राओं का केवल धार्मिक और कलात्मक महत्व हो सकता है। ये हमें धर्म की जानकारी दे सकते हैं, ये हमें कला की जानकारी दे सकते हैं। इनसे राजनीतिक तथ्यों का बोध हमें नहीं होता कि उस समय राजनीति किस तरीके की थी। यूनानियों की मुद्राओं की अगर बात करें तो यूनानियों के आक्रमण के बाद जो मुद्राएं निकली उनसे सम्राटों के नाम ज्ञात होते हैं कि किस सम्राट का क्या नाम था। ये लगभग 30 यूनानी सम्राटों एवं साम्राज्ञियों का परिचय इन मुद्राओं से मिलता है। किन मुद्राओं से? यूनानी की जो मुद्राएं थी उनसे हमें ये प्राप्त होता है। इन्होंने लगभग 200 वर्ष तक शासन किया। इसका ज्ञान भी मुद्राएं ही देती हैं कि इन्होंने लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। कला की दृष्टि से इन मुद्राओं का बहुत महत्व है। तो जो यूनान की मुद्राएं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे हमें भारतीय इतिहास की इन सब चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद सिथियन और पार्थियन मुद्राएं थी। सिथियन और पार्थियन मुद्राएं जो थी मौर्य समाज के बाद जो यूनानी शक पार्थियन भारत आए उनके इतिहास का ज्ञान हमें केवल सिथियन और पार्थियन मुद्राएं ही देती हैं। इनमें जो है ये मुद्राएं कलात्मक दृष्टि से उच्च कोटि की नहीं हैं, परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्व रखती हैं सिथियन और पार्थियन मुद्राएं। ठीक है। और मौर्य साम्राज्य के पश्चात, जैसा कि यहाँ पे कहा गया है, मौर्य साम्राज्य के पश्चात भारत पर जिन विदेशी शक्तियों ने आक्रमण किया और शासन किया उनका विवरण जो है वो हमें इन्हीं मुद्राओं से प्राप्त होता है। इसके बाद बात आती है भारतीय शासकों की मुद्राएं। भारतीय शासकों ने अपने शासनकाल में कई प्रकार की मुद्राएं चलाई थी। इनमें मौर्य, शुंग, सातवाहन, मालव, अयोध्या, पंचाल, गुप्त एवं वर्धन कला की मुद्राओं का ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। छोटे राजवंशों का इतिहास तो सिक्कों के माध्यम से ही वर्णित हो जाता है, सिक्कों के माध्यम से ही हमें ज्ञात होता है। तो ये थी मुद्राएं जहां से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है कि जो है उस समय जो सम्राट थे वो उनका नाम क्या था, है ना, और किसने किस तरीके के सिक्के जारी किए, उन सिक्कों से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। अब बात आती है तिथि निर्धारण पद्धतियाँ। प्यारे दोस्तों, जो हम कंटेंट की बात कर रहे थे उसमें आपको फुल कंटेंट टॉपिक वाइज जिस तरीके का पढ़ रहे हैं वो तो मिलेगा ही, साथ में ये जो सीरीज़ है आपको, ये सीरीज़ भी पूरी कंप्लीट इसकी पीडीएफ आप तक पहुंचाई जाती है ताकि आपको बाहर पैसा खर्च ना करना पड़े, एक जगह से आपको पूरी सामग्री उपलब्ध हो जाए। तो फुल टॉपिक कंटेंट वाइज टॉपिक वाइज कंटेंट मिलने के बाद आपको ये कंप्लीट पीडीएफ, इसकी सीरीज़ की भी कंप्लीट पीडीएफ आप तक पहुंचाई जाती है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप नोट्स ले सकते हैं। समझते हैं तिथि निर्धारण की पद्धति कैसे बनी, कि कैसे तारीख को जो है फिक्स किया गया। किसी के द्वारा हमसे तिथि के विषय में पूछे जाने पर हम उसी दिन की तारीख, महीना और वर्ष बताएंगे कि भैया ये तारीख है ना, आज आपका 6 जनवरी 2024 है, ये हम तारीख बताएंगे। इसमें हमने क्या बताया, हम उसे दिन बताया, हमने तारीख बताई, महीना बताया। ये था 2000, 2002, ये सब चीज़ें भी हम उसको बताएंगे। वर्ष की ये गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का मतलब है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद। 2000 वर्ष कहने का मतलब है ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उसके बाद के 2000 वर्ष के बाद से समय लिया जा रहा है। ईसा मसीह के जन्म के पहले की जितनी भी तिथियां हैं वो ईसा पूर्व यानी कि ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। अंग्रेजी में बीसी, हिंदू में ईसा पूर्व का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा से पहले। कभी कभी तिथियों से पहले एडी और हिंदी में ईस्वी लिखा होता है। इसका मतलब क्या है, ये ईडी का मतलब है यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है और इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है।
एक तो बात हो गई ईसा मसीह के पहले, जिसको ईस्वी कहा गया, फिर ईसा मसीह के बाद 2000 वर्ष के बाद का समय हो गया। एक वो समय हो गया जो ईसा मसीह के जन्म के समय का वर्ष है, वो एनो डोमिनी, ठीक है, जिसको एडी कहते हैं। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे जो सीई है, सीई का मतलब हो गया कॉमन एरा, बीसीई का प्रयोग जो है वो बिफोर कॉमन एरा के लिए किया जाता है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का भी प्रयोग किया जाता है, जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान से पहले। ये सारे तय किए गए कि जो है किस शब्द के माध्यम से या किस तरीके से तारीख निर्धारित की जाएगी। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जैसे कृषि का आरंभ कब हुआ, 8000 वर्ष पहले। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कब बने, 4700 वर्ष पहले। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पहले। वर्तमान जो है वो लगभग 2000 वर्ष पूर्व से चल रहा है। हड़प्पा के नगरों का विकास लगभग 2700 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में हुआ। ऋग्वेद की रचना का काल लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। महाजनपदों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों का उदय लगभग 500 ईसा पूर्व हुआ था। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण लगभग 327 से 325 ईसा पूर्व हुआ। चीनी यात्री वहनसाओं का भारत आगमन 630 से 643 ईसा पूर्व हुआ था। तो इस तरीके से ये जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं इनको आप रट लीजिए, क्योंकि एक नंबर में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ ये आपके पॉइंट बहुत काम आने वाले हैं। इसी तरीके का आप देखिए जो चैप्टर सेकंड रहेगा इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपकी डीएलएड की जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू हैं। जो क्लासेस हैं आपकी वो एक क्लास आपकी होती है 2 बजे, दूसरी क्लास होती है आपकी 4 बजे। 2 क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं एंड एक भी क्लास को मिस मत कीजिए। यदि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है तो एक बार चेक कर लीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी सभी सब्जेक्ट्स की, आप प्लेलिस्ट से सभी वीडियोस को सीक्वेंस से देख सकते हैं। एंड फिर एक बार आपको रिपीट करते हैं, पेड कंटेंट लेने के लिए, बेहतरीन कंटेंट लेने के लिए, कम समय में अच्छा करने के लिए आप हमें 9628182649 इस नंबर पे फटाफट व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नहीं, सिर्फ नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।